आर्यन से। आर्यन कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक ऑडियो आर्कियोलॉजिस्ट था। उसका मानना था कि हर पुरानी जगह, हर पत्थर, हर दीवार अपने अंदर इतिहास की आवाजों को कैद रखती है। उसे शहरों के शोर से नफरत थी। उसका असली सुकून था प्रकृति की आदिम, अनसुनी आवाजों को रिकॉर्ड करना। बारिश की बूंदों का संगीत, हवा की सरसराहट और सबसे बढ़कर वो सन्नाटा जो खुद में एक आवाज है। अपने नए प्रोजेक्ट के लिए आर्यन ने भारत के एक सुदूर, गुमनाम पहाड़ी इलाके काला शिखर को चुना। ये जगह नक्शे पर बमुश्किल दिखती थी। यहाँ के जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए तरसती थी। देवदार और पाइन के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी प्राचीन रहस्य के पहरेदार हों। इस जंगल के बीचों बीच पहाड़ की तलहटी में एक पुराना आलीशान विक्टोरियन स्टाइल का बंगला खड़ा था। इसे सफेद कोठी कहा जाता था, हालांकि अब उसका रंग नमी, काई और वक्त की मार से मटमैला पड़ चुका था। बंगले की वास्तुकला भव्य थी, ऊंची छतें, लंबे कॉरिडोर और बड़ी बड़ी खिड़कियां। लेकिन इसकी भव्यता में एक अजीब सा अकेलापन और डर छिपा था। आर्यन ने इस बंगले को 1 महीने के लिए किराए पर लिया था। स्थानीय लोगों ने उसे बहुत मना किया। उन्होंने कहानियां सुनाई, रात को सुनाई देने वाले संगीत की, गायब होने वाले लोगों की। लेकिन आर्यन इन सब बातों को गांव वालों का वहम मानता था। उसके लिए ये बंगला साउंड रिकॉर्डिंग के लिए एक बेहतरीन शांत जगह थी। उसे चाबी सौंपते समय कोठी के बूढ़े केयरटेकर रहीम चाचा ने केवल एक ही बात कही और उसकी आवाज में कंपी थी। तारांकन साहब, इस कोठी की दीवारें सुनती हैं, और जो ये सुनती हैं उसे कभी कभी दोहराती भी हैं। रात को अगर आपको लगे कि कोई कमरे में है तो मुड़कर मत देखना, बस अपने काम में लगे रहना। आर्यन मुस्कुराया, रहीम चाचा को पैसे दिए और भारी लोहे का गेट बंद कर दिया। गेट की चरमराहट पूरे जंगल में गूंज उठी जैसे किसी ने नींद में खलल डाला हो। आर्यन ने अपना डेरा पहली मंजिल के सबसे बड़े कमरे में जमाया। ये कमरा कोठी के सामने की तरफ था, जहां से घना जंगल और पहाड़ साफ नजर आते थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी धूल भरी महोगनी लकड़ी की मेज थी, जिस पर आर्यन ने अपना कीमती रिकॉर्डिंग सेटअप लगाया। संवेदनशील माइक्रोफोन, हेडफोन, मिक्सर और टेप रिकॉर्डर। रात गहरी हो रही थी। बाहर काला शिखर का जंगल अपने असली रूप में आ गया था। हवा तेज हो गई थी और पेड़ों की पत्तियां एक दूसरे से टकराकर एक अजीब डरावना संगीत पैदा कर रही थीं। आर्यन ने हेडफोन लगाए और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वो हवा की गति और पेड़ों के कंपन की आवाजों को पकड़ना चाहता था। शुरू के कुछ घंटे सामान्य रहे। हेडफोन में सिर्फ जंगल की सफेद शोर, व्हाइट नॉइज आ रही थी। लेकिन रात के करीब 1:30 बजे जब वो गहरी एकाग्रता में था, उसे एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी। छन। आर्यन चौंक गया। उसने हेडफोन उतारे। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा था, सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज। उसने सोचा शायद हेडफोन का कोई ग्लिच होगा। उसने फिर हेडफोन लगाए। 5 मिनट बाद छन छन। इस बार आवाज साफ थी और वो बाहर से नहीं बल्कि कोठी के अंदर से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर बहुत धीरे से चल रहा हो और उसके पैरों में घुंघरू बंधे हों। आर्यन का दिल जोर से धड़का। वो एक तार्किक इंसान था, लेकिन उस सन्नाटे में वो आवाज बहुत डरावनी थी। उसने टॉर्च उठाई और कमरे से बाहर निकला। कोठी का लंबा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की महक के साथ साथ अब एक और खुशबू आ रही थी, पुरानी सूखे गुलाबों की महक। आर्यन आगे बढ़ा। फर्श की हर चरमराहट उसके कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। उसने हर कमरा चेक किया, नीचे हॉल में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोठी पूरी तरह खाली थी। जब वो वापस अपने कमरे में आया तो उसका रिकॉर्डर अभी भी चालू था, लेकिन हेडफोन मेज पर पड़े थे। अगले दिन आर्यन गांव के बाजार गया। वो कोठी के इतिहास के बारे में और जानना चाहता था। रहीम चाचा उसे एक छोटी सी चाय की दुकान पर मिले। आर्यन के पूछने पर रहीम चाचा ने एक लंबी सांस ली और अपनी धुंधली आंखों से पहाड़ की तरफ देखने लगे। साहब, वो कोठी सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं है, वो एक अधूरी चाहत का मजार है। रहीम चाचा ने बताना शुरू किया। 1950 के दशक में वो कोठी एक अमीर जमींदार की थी। उनकी एक बेटी थी, इला। इला बेहद खूबसूरत थी और उससे भी ज्यादा बेहतरीन एक शास्त्रीय नर्तक, क्लासिकल डांसर थी। उसका पूरा जीवन नृत्य और संगीत के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन जमींदार बहुत सख्त था। उसे अपनी बेटी का सार्वजनिक रूप से नाचना पसंद नहीं था। इला एक युवा तबला वादक से प्यार करती थी, जो उसे छिप छिप कर संगीत सिखाता था। जब जमींदार को ये पता चला तो उसने तबला वादक को मरवा दिया और इला को कोठी के सबसे ऊपर वाले कमरे में कैद कर दिया। इला टूट गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन उसने नाचना नहीं छोड़ा।
वो अपने कमरे में अपने प्रेमी की याद में पागलों की तरह नाचती रहती। गांव वाले कहते थे कि रात को कोठी से घुंघरू और तबले की आवाजें आती थीं। एक रात संगीत अचानक रुक गया। जब जमींदार ने कमरा खोला तो इला फर्श पर बेजान पड़ी थी। उसके पैरों में वही घुंघरू बंधे थे जो उसे उसके प्रेमी ने दिए थे। कहा जाता है कि उसकी आखिरी सांसें कोठी की हवा में और उसका नृत्य कोठी की दीवारों में समा गया। रहीम चाचा ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, तारांकन साहब, वो कोठी आज भी इला का इंतजार कर रही है। जब भी कोई वहां संगीत या शांति लेकर आता है, इला की आत्मा जाग उठती है। उसे लगता है उसका प्रेमी वापस आ गया है। आर्यन ने रहीम चाचा की बातों को ध्यान से सुना। वो डरा नहीं, बल्कि उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या यह संभव था कि कोठी की दीवारें इला के नृत्य की गूंज को आज भी कैद किए हुए हों? तीसरी रात काला शिखर पर एक भयानक तूफान आया। बिजली कड़कने से पूरी कोठी हिल रही थी। खिड़कियां हवा से जोर जोर से टकरा रही थीं। आर्यन ने कोठी के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए। उसे रहीम चाचा की चेतावनी याद थी। वो अपने कमरे में बैठा रिकॉर्डिंग चालू करके इला की डायरी, जो उसे एक पुराने संदूक में मिली थी, पढ़ रहा था। डायरी के पन्नों में इला का दर्द और उसका संगीत साफ झलकता था। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। आर्यन को अपनी सांसों की भाप दिखाई देने लगी। अचानक मेज पर रखा उसका टेप रिकॉर्डर अपने आप प्लेबैक मोड में चला गया। रिकॉर्डर से आर्यन की अपनी आवाज आई, क्या तुम यहाँ हो इला? आर्यन सन्न रह गया। उसने ऐसा कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। फिर रिकॉर्डर से इला की हंसी की आवाज आई, धीमी, मधुर, लेकिन बहुत डरावनी। और फिर वही घुंघरू की छन छन। इस बार आवाज कमरे के बाहर से नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से आ रही थी। आर्यन ने धीरे से सिर उठाया। कमरे के एक अंधेरे कोने में, जहां टॉर्च की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, एक साया उभरा। बिजली की कड़कड़ाहट की रोशनी में आर्यन ने देखा एक औरत। उसने सफेद रंग की पुरानी पोशाक पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके पैरों में पीतल के भारी घुंघरू बंधे थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। आर्यन डर के मारे अपनी कुर्सी से उठ नहीं पाया। उसका गला सूख गया था। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ घुंघरू की आवाज तेज और तालबद्ध होती जा रही थी, जैसे वो कोई राग गा रही हो। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी उस साये पर डाली। उसकी रूह कांप गई। उस औरत का चेहरा था ही नहीं, आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। मुंह खुला था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ घुंघरू बज रहे थे। वो साया आर्यन के बिल्कुल करीब आ गया। हवा में सूखे गुलाबों की खुशबू अब असहनीय हो गई थी। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके अपने पैर अपने आप हिलने लगे हैं। आर्यन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर पत्थर के हो गए थे। या शायद वो उस शापित संगीत के वश में आ गया था। घुंघरू की आवाज अब उसके दिमाग में गूंज रही थी, उसे नाचने के लिए मजबूर कर रही थी। उसके पैर ताल पर थिरकने लगे। उसे दर्द महसूस हो रहा था, जैसे उसकी मांसपेशियां फट रही हों, हड्डियां टूट रही हों, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था। वो इला की आत्मा के साथ उस शापित कोठी के अंधेरे कमरे में नाचना शुरू कर दिया। इला का साया उसके चारों तरफ घूम रहा था, जैसे वो उसे सिखा रही हो। कोठी की दीवारें बिजली की रोशनी में हिलती हुई लग रही थी। हवा में तबले की गूंज और इला की फुसफुसाहटें तैर रही थीं। बाहर रहीम चाचा कोठी की ओर देख रहे थे। कोठी की खिड़कियों से एक धुंधली सी रोशनी आ रही थी। उन्हें दो साये नाचते हुए दिख रहे थे। एक साया सफेद था और दूसरा आर्यन था। रहीम चाचा ने सिर झुका लिया और अपनी छोटी सी झोपड़ी की तरफ चल दिए। उन्हें पता था कि सफेद कोठी ने एक और कलाकार को अपना बना लिया है। हफ्तों बाद पुलिस कोठी में दाखिल हुई। कोठी पूरी तरह खाली थी। आर्यन की जीप बाहर खड़ी थी। उसका सारा सामान, रिकॉर्डिंग सेटअप, डायरी, हेडफोन मेज पर वैसे ही पड़ा था। कमरे के फर्श पर धूल के बीच दो जोड़ी पैरों के निशान थे। एक बहुत छोटे और नाजुक, जैसे किसी औरत के हों, और दूसरे आर्यन के थे। पुलिस को आर्यन का शरीर कभी नहीं मिला। जब उन्होंने कोठी के सभी कमरे चेक किए, तो सबसे ऊपर वाले कमरे में, जहां इला को कैद किया गया था, उन्हें एक मखमली लाल पोटली मिली। उसमें पीतल के घुंघरू थे। उन पर आर्यन की उंगलियों के निशान थे। पुलिस ने आर्यन का रिकॉर्डर जब्त कर लिया। जब मुख्य ऑफिसर ने हेडफोन लगाए और टेप को रिवाइंड किया, तो उसे जंगल की आवाजें नहीं मिली। रिकॉर्डिंग में सिर्फ दो लोगों के नाचने की आवाज आ रही थी। लकड़ी के फर्श पर घुंघरू की छन छन, तालबद्ध कदम और हड्डियों के चटकने का शोर। अंत में एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट थी, जो हवा में विलीन हो गई। तारांकन हमेशा के लिए। मेरा संगीत अब पूरा हुआ।
आज भी जब काला शिखर पर तूफान आता है तो सफेद कोठी के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें घुघरू की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि आर्यन अब इला के साथ उस अनंत शापित नृत्य का हिस्सा बन गया है और उनकी आत्माएं आज भी उस अनसुने संगीत को कोठी की दीवारों में रिकॉर्ड कर रही हैं।